हेलो साथियों, FRSR के पार्ट 6 में हम अपार और सर्विस बुक पे चर्चा करेंगे। अपार यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। इसमें पूरे साल का लेखा जोखा होता है एक एम्प्लॉई का, ठीक है। अपार जाती है रिव्यूइंग ऑफिसर, फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर और फिर फाइनली एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। फाइनली एक्सेप्ट ये की करती है, बहुत सीनियर ऑफिसर होता है, 3 स्टेज में ये मूव करती है। वैसे सर्विस बुक आप जैसे ही ज्वाइन करते हो तो आपकी एक सर्विस बुक मेंटेन की जाती है ऑफिस में, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है और पूरा सर्विस रिकॉर्ड होता है। टेक्निकल रेजिग्नेशन के टाइम पे ये सर्विस बुक दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है और हम स्टडी करते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। फाइन। और बाकी की वीडियोस आप 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और हमारा जो इसके साथ हमारा जो पूरा है ख़त्म हो जाएगा हमारा FRSR। इसके बाद एक जॉइनिंग टाइम पे वीडियो और बनाऊंगा मैं, जो कि छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में हम कवर कर देंगे जॉइनिंग टाइम। और उसके बाद फिर कंप्यूटर की आएगी, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक तरह से फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट अपार एंड सर्विस बुक। सो अपार का पर्पज क्या है? ये असेसमेंट है एक तरह की कि एम्प्लॉय ने कैसा काम किया है। ये काम आती है कंफर्मेशन करना हो सर्विस में, जैसे आप 2 साल के बाद कंफर्म होते हो ना, 2 साल प्रोबेशन के बाद। फिर प्रमोशन के समय काम आती है, और अगर किसी को प्री मैच्योर रिटायर करना है या नहीं, इसके लिए रिव्यू किया जाता है, तो उस समय भी काम आती है। तो एक तरह का असेसमेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉई के कंडक्ट का, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किया जाता है, ग्रेडिंग दी जाती है, मार्क्स दिए जाते हैं आउट ऑफ 10। वी विल सी। ओके। और इसके लिए 3 महीने की सर्विस आपकी होनी ज़रूरी है, ठीक है। मान लो आप 2 महीने सर्विस करके चले गए तो आपकी अपार नहीं लिखी जाएगी। सो 3 महीने की आपने अगर सर्विस की है तो ही आपकी अपार लिखी जाएगी, यानी आपने एक क्वार्टर सर्व किया। एक क्वार्टर सर्व जरूर करना है किसी फाइनेंशियल ईयर में। और सारे ग्रुप ABC ऑफिसर्स के लिए लिखी जाती है ये। और ग्रुप D ऑफिसर्स जो होते हैं ना, ग्रुप D ऑफिसर्स, उनके लिए अपार नहीं लिखी जाती है। हाँ, कुछ सेंसिटिव पोस्ट हो तो अलग बात है, अदरवाइज ग्रुप D के लिए नहीं लिखी जाएगी। ऑनरेरी पोस्ट है तो नहीं लिखी जाएगी। पार्ट टाइम ऑफिसर्स हैं उनके लिए नहीं लिखी जाएगी। और 3 महीने से कम की आपने सर्विस की है तो भी नहीं लिखी जाएगी। सो ये हमारे कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 केसेस हैं। इन केसेस में अपार नहीं लिखी जाएगी। और हायरार्की कुछ ऐसे चलती है, जो एम्प्लॉय होता है ना, वो अपना सेल्फ असेसमेंट लिख के रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेज देता है, ठीक है। और जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो फिर फर्दर आगे रिव्यूइंग ऑफिसर को भेज देता है, ठीक है। और उन्होंने 3 महीने तक काम का सुपरविज़न किया हुआ होना चाहिए, तभी वो उसकी अपार में रिमार्क्स लिख सकते हैं, ठीक है। और मान लो उन 3 महीनों के बीच में उसने 15 दिन से ज़्यादा की लीव ले ली, ठीक है। मान लो वो 20 दिन की छुट्टी पे चला गया, तो वो पीरियड काट दिया जाएगा, वो 3 महीने के लिए काउंट नहीं होगा, ठीक है। सो ये 15 दिन की लीव काट दी जाएगी। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें 3 महीने है। 3 महीने की सर्विस इम्पोर्टेंट है, ये MCQ बनता है। और एम्प्लॉई का अगर रिलेटिव है रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग जो ऑफिसर है, तो नेक्स्ट हायर ऑफिसर को उसकी अपार लिखनी चाहिए एम्प्लॉय की, ठीक है। रिलेटिव जो है ना, वो नहीं लिखेगा। और जो अपार फोल्डर होता है उसके बॉटम में हिस्ट्री शीट लिखी जाती है, जिसमें पूरी हिस्ट्री होती है किसी ऑफिसर की, जैसे उसका क्या नाम, एज, क्वालिफिकेशंस, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस क्या रहा है। तो एक बेसिक डिटेल एक पेज पे लिख के
जो अपार फोल्डर है उसके बॉटम में रखी जाती है। सो हिस्ट्री शीट ये होती है। ठीक है, क्वेश्चन आया जाए हिस्ट्री शीट क्या होती है तो आप बता देंगे। अपार फोल्डर के बॉटम में रखी जाती है, जिसमें एम्प्लॉय की पूरी हिस्ट्री होती है, पूरी बेसिक डिटेल्स होती हैं। और कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगर उस पर चली है और उसको पनिशमेंट मिली है, कोई पेनल्टी वगैरह लगी है, तो वो भी अपार में मेंशन की जानी चाहिए। अच्छा, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। पहले ये हुआ करती थी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, अब ये बन गई है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। तो पहले कॉन्फिडेंशियल हुआ करती थी, ठीक है, यानी एम्प्लॉय को दिखाई नहीं जाती थी। अब ये बन गई है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। इसमें सेल्फ अप्रेजल करता है एम्प्लॉय, और ये जो अथॉरिटीज़ है ना, रिव्यूइंग अथॉरिटी वगैरह, इनके रिमार्क्स वगैरह भी इसको दिखाए जाने चाहिए, जो एम्प्लॉय है ना इसको। सो इट्स नो मोर कॉन्फिडेंशियल। ओके, और एम्प्लॉय से सेल्फ अप्रेजल या सेल्फ असेसमेंट लिया जाता है 300 वर्ड्स का। और सेल्फ अप्रेजल के साथ जो ग्रुप ए बी ऑफिसर्स है उनसे प्रॉपर्टी रिटर्न, कि भाई कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है या नहीं ली है, उसका भी एक ब्यौरा मांगा जाता है ग्रुप ए बी ऑफिसर से। तो इसका भी एक कॉलम 4 ऐड किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस थोड़ा ध्यान रखें इसको, है ना। और पीरियड इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कैलेंडर ईयर सिस्टम नहीं फॉलो होगा। ठीक है, और 3 महीने सर्व करना ज़रूरी है। 3 महीने से कम किया है तो अपार नहीं लिखी जाएगी। कोई पूछे कि भाई पार्ट रिपोर्ट्स क्या होती हैं। पार्ट रिपोर्ट्स यानी पूरी रिपोर्ट नहीं, जैसे कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कोई सर्व नहीं कर पाया, कुछ महीने ही सर्व किए, किसी ने 3 महीने किए, 4 महीने किए, तो उसके लिए पार्ट रिपोर्ट्स लिखी जाती है उन पर्टिकुलर महीनों के लिए। तो वो किस किस केसेस में होती है। अगर किसी एम्प्लॉई का ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, तो जिन जिन ऑफिसर के अंडर वो रहा है तो वो लिख देंगे रेस्पेक्टिव ऑफिसर्स। फिर मान लो रिपोर्टिंग ऑफिसर का ही ट्रांसफ़र हो जाए ना, ये एम्प्लॉई जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है, सेल्फ अप्रेजल। मान लो इस रिपोर्टिंग ऑफिसर का ही ट्रांसफ़र हो जाए, तो ट्रांसफ़र के 3 से 5 वीक्स, यानी लगभग 1 महीना मान लो आप, 4 वीक्स में 1 महीना हो जाता है ना, तो 3 से 5 वीक, 3 और 5 के बीच का मान लो आप। ठीक है, तो इतना टाइम मिलता है ट्रांसफ़र के बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर को। और तीसरा केस है पार्ट रिपोर्ट्स। इस केस में भी लिखी जाती है अगर रिव्यूइंग ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो जाए, और जो नया रिव्यूइंग ऑफिसर आ रहा है उसके पास 3 महीने का टाइम नहीं है सुपरवाइज करने के लिए, है ना, 3 महीने चाहिए होते हैं ना। सो ये केसेस हैं, ट्रांसफ़र ही है मेनली। ट्रांसफ़र एम्प्लॉय का हो जाए, रिपोर्टिंग ऑफिसर का हो जाए, रिव्यूइंग ऑफिसर का हो जाए, तो उस केस में पार्ट रिपोर्ट्स लिखी जाती है। अच्छा, मान लो साल का कोई पीरियड कवर्ड नहीं है रिपोर्ट्स में, तो क्या होगा। मान लो 2-3 महीने हैं, किसी कारणवश कोई ट्रांसफ़र वगैरह हो गया, उस कारण कुछ गैप आ रहा है, तो उसके लिए एक सर्टिफाई करना पड़ता है, सर्टिफाइड दैट देयर इज़ नो रिपोर्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस ड्यू टू चेंज ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर एट्सेट्रा, कोई भी रीज़न हो। सो ऑप्शंस में ये आ सकता है, क्या करना पड़ता है, सर्टिफाई करना पड़ता है, सर्टिफिकेट एक लगाना पड़ता है। ठीक है, ये साइन किया जाएगा रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग ऑफिसर द्वारा। ठीक है, इसको अपार में लगा दिया जाएगा। सो ये हमारा गैप को लेकर है। ठीक है, देखो ये कुछ गाइडलाइन है यहाँ पे कि किस तरह से रिपोर्टिंग करना है। देखो, एम्प्लॉई ने अपनी जो रिपोर्ट थी, असेसमेंट थी, वो अपने सीनियर रिपोर्टिंग ऑफिसर को दे दी, जिसको वो रिपोर्ट करता है। जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो पेन पिक्चर देगा एक, ठीक है, पेन पिक्चर यानी अपने पेन से वो उसकी एक इमेज लिखेगा, उसके बारे में असेसमेंट लिखेगा कि ये कैसा आदमी है। ठीक है, फिर जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो भी अपने रिमार्क्स देगा इस पेन पिक्चर पे। वो उससे डिफरेंट ओपिनियन भी रख सकता है,
ठीक है, अगर रखता है तो वो बता देगा, रीजंस भी देगा उसके, ठीक है, ये बेसिक सी बात है, ठीक है। पेन पिक्चर वर्ड याद रखना है अपने को। ओके, यहाँ पे एक थोड़ा सा एमसीक्यू वाली चीज़ आती है, न्यूमेरिकल ग्रेडिंग दी जाती है 1 to 10 के स्केल पे। 1 मीन्स लोएस्ट, 10 मीन्स द हाईएस्ट, ठीक है, 1 से 10 की ग्रेडिंग होती है। सो ओवरऑल ग्रेडिंग जो निकाली जाती है ना, वो 3 चीज़ों पे निकाली जाती है। एक तो उसके काम पे यानी वर्क, एक उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो काम बहुत अच्छा करता हो और बहुत ही गुस्से वाला आदमी हो, बात करने की तमीज़ ना हो, तो फिर वो बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। तो इन तीनों चीज़ों को अलग अलग वेटेज दिया जाता है। फिर उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स पे भी देखा जाता है कि कोई स्किल वगैरह है या नहीं, है ना। कॉम्पिटेंसी देखी जाती है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इस टाइप की चीज़ें जो उसके काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन पे पकड़ कैसी है उनकी, ठीक है। तो इन चीज़ों को अलग अलग वेटेज दिया जाता है। काम को सबसे ज़्यादा 40% वेटेज दिया जाता है, बाकी इन को 30%, इसको भी 30, फंक्शनल को भी 30। काम का ध्यान रखो, वर्क को 40% और पर्सनल एट्रीब्यूट्स को 30%, फंक्शनल कॉम्पिटेंसी को 30%। तो ये आपको ऑप्शन में दिए जा सकते हैं कि किस बेसिस पे नहीं होता है, तो आपको चुनना पड़ेगा इनमें से। फंक्शनल कॉम्पिटेंसी एक फैक्टर है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स एक फैक्टर है, ठीक है, और असेसमेंट ऑफ वर्क आउटपुट, ठीक है, वर्क आउटपुट देखा जाता है यहाँ, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आउटपुट क्या आया है, काम किया क्या है उसने, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। 3 हिस्सों में बंट गया ये, 40, 30, 30, ठीक है। और फिर फाइनली जाता है हमारा पूरा खाका एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास। अगर इसकी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी दे सकता है, और ओवरऑल ग्रेडिंग भी यही देता है आउट ऑफ 10, 1 से 10 के स्केल पे। सो ये हो गया एक्सेप्टिंग। तो हमें याद रखना है, सबसे पहले एम्प्लॉई अपनी रिपोर्ट देता है रिपोर्टिंग अथॉरिटी को, जिसको वो रिपोर्ट करता है, फिर जाता है रिव्यूइंग अथॉरिटी, और फिर फाइनली एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो एक्सेप्ट करता है और फाइनल ओवरऑल ग्रेडिंग देता है। याद रहेगा। ओके, रिव्यूइंग के लिए कुछ गाइडलाइंस है। सो रिव्यूइंग के लिए ये ज़रूरी है कि उसने 3 महीने तक काम देखा हो उसका। अगर 3 महीने उसने काम देखा है तो वो पूरे साल की रिव्यूइंग रिपोर्ट दे सकता है अपनी, ठीक है। पार्ट रिपोर्ट देने की नीड नहीं है, ठीक है। 3 महीने भी अगर उसने देखा है तो पूरे साल का वो अपना रिव्यू दे सकता है। रिव्यूइंग ऑफिसर की बात हम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग हो चुकी है हमारी। और अच्छा, फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर ने क्या लिखा है वो भी चेक करेगा, और अगर उसको लगता है कि कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यानी वो सहमत नहीं है रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ, तो उसके रिव्यूइंग ऑफिसर जो है ना, उसके रिमार्क्स फाइनल माने जाएंगे। और डीपीसी जो होती है ना प्रमोशन के लिए, वो रिव्यूइंग ऑफिसर के रिमार्क्स को ही फाइनल मानेगी। भले रिपोर्टिंग ऑफिसर ने उसके लिए उल्टा सीधा लिखा हो कुछ भी, बट जो रिव्यूइंग ऑफिसर ने लिख दिया वो डीपीसी कंसिडर करेगी, क्योंकि रिव्यूइंग ऑफिसर जो है वो सीनियर होता है। और ऐसे ही रिव्यूइंग ऑफिसर के बाद एक्सेप्टिंग ऑफिसर होता है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, तो उसके रिमार्क्स भी फाइनल माने जाते हैं, क्योंकि वही ओवरऑल ग्रेडिंग देता है आउट ऑफ 10, ठीक है। और ये 3 महीने की सर्विस भी याद रखनी है अपने को। 3 महीने तक अगर काम किया है किसी के अंडर, तो रिव्यूइंग रिपोर्ट लिखी जा सकती है, अपार लिखी जा सकती है, कोई इशू नहीं है। और प्रॉपर कस्टडी ऑफिसर के पास होनी चाहिए अपार की। हैंडलिंग अच्छे से करनी है, मूवमेंट वगैरह को रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है। कोई ऑफिसर ट्रांसफ़र हो गया है तो प्रॉपर हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर वगैरह लेना है अच्छे से, है ना। और कोई बंदा अगर क्विट कर गया, कोई ऑफिसर छोड़ गया है या रिटायर हो गया है, तो उसको अपार की कॉपी नहीं देनी है, ठीक है,
किसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी है और वो मांगे कि मुझे अपार की कॉपी चाहिए, तो उसको नहीं मिलेगी। ठीक है। क्या कोई बाहर वाला बंदा, आउटसाइड अथॉरिटी अपार मांग सकती है? हाँ मांग सकती है, बट उसको कॉपी देंगे हम, डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ ना रिटायरमेंट वाला जो पोर्शन है, रिटायर अगर हो गया है ना तो उसको दी जा सकती है, कोई इशू नहीं है। ये बाद में चेंज हो गया था। ठीक है, आगे आएगा आई थिंक वो। लेट्स सी। हाँ ये है ना, प्रोवाइडिंग ACRs या अपार टू दी रिटायर्ड ऑफिसर, बट उनको रिटर्न में रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगी वो उसको अपार सप्लाई कर देगी। ये टाइम शेड्यूल एक बार आप देख लो, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसकी डिटेल डेट याद रखो। शुरू कब होता है फाइनेंशियल ईयर? हम 31 मार्च को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ब्लैंक अपार फॉर्म, सारे जो ऑफिसर्स हैं ना हमारे। ठीक है, वो अपना सेल्फ अप्रेजल भर के देंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर को। फिर उसके बाद सेल्फ अप्रेजल जो होगा वो हम रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेज देंगे 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 दिन का टाइम मिल गया ना एक तरह से। फिर ये 30 जून तक ये रिव्यूइंग ऑफिसर तक पहुंच जाना चाहिए, रिपोर्टिंग से रिव्यूइंग तक। फिर हम लोगों के पास यानी एडमिन वालों के पास 31 जुलाई तक ये रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग वाले बंदे हैं ना, ये जो ऑफिसर हैं, ये हमें सेंड कर देंगे। अपार सेक्शन बना होगा हमारे डिवीज़न में, बना हुआ है जैसे कि। सो 31 जुलाई तक ये काम हो जाना चाहिए। और फिर फाइनली हम जो हायर अथॉरिटी है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को भेजेंगे। ये काम 31 अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए। फिर हम डिस्क्लोज करेंगे ऑफिसर को जिसकी ये अपार है, जिसने भरी थी। सो जहाँ एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होती है वहाँ ये काम पूरा 15 सितंबर तक हो जाना चाहिए। ये टाइमलाइन आपको वैसे एग्जैक्ट याद नहीं रखनी है, आप बस पहला दिन याद रखो 31 मार्च और लास्ट दिन याद रखो 30 नवंबर। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन वगैरह के लिए टाइम मिलता है 15 दिन का, इसको भरने के लिए भी 15 दिन का टाइम मिला था, और इसको यहाँ भी 15 दिन का टाइम मिल रहा है। फिर आगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाती है 6 अक्टूबर तक, रिप्रेजेंटेशन वगैरह होती है। फिर सारा जो है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपना डिसीजन दे देती है फाइनल। अपार प्रोसेस 30 नवंबर तक पूरा हो जाता है, यानी 31 मार्च से लेकर के 30 नवंबर। ठीक है, ये याद रखना है हमें। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, वो देखिए आप। मान लो रिपोर्टिंग ऑफिसर ने 30 जून तक अपना काम नहीं किया, उसको लिखना था अपार में कुछ, ठीक है, वो नहीं लिख पाया, तो वो अपना जो लिखने का राइट है वो खो देता है। उसको फिर सीधा रिव्यूइंग ऑफिसर के पास सारा मैटर भेजना पड़ेगा। और रिव्यूइंग ऑफिसर भी अगर 31 अगस्त तक अपना काम नहीं कर पाता है, लिख नहीं पाता है, तो वो भी अपना राइट खो देगा लिखने का। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बाद में लिखूँगा, ये सब नहीं चलेगा। हालांकि ऑफिसेज में चल जाता है, बट रूल ये कहता है ना, हमें एज पर रूल चलना है। और उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगी जाएगी, डिले कैसे हुआ, क्यों नहीं भर पाया। और जो ऑफिसर्स हैं ये रिव्यूइंग ऑफिसर वगैरह, इनकी अपार वगैरह में भी ये चीज़ लिखी जाएगी। और फाइनली जो एक सर्टिफिकेट लगाया जाएगा अपार के अंदर। ठीक है, सर्टिफिकेट लगाया जाएगा कि भाई ये जो बंदे की अपार है ना, इसने तो भर दी थी, इसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये जो ऑफिसर है ना जिसकी अपार लिखी जा रही है, मान लो आप AAO, ठीक है, आपकी अपार नहीं लिखी आपके AO ने, आपके DDA ने, डायरेक्टर ने, है ना, तो एक सर्टिफिकेट लगाया जाएगा भी इन लोगों ने इस बंदे की अपार लिखी नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है,
सो ये पूरा मामला है। और 2009 से पहले ये मैंने बताया ना, पहले कॉन्फिडेंशियल हुआ करती थी। अब ये जो कंसर्न्ड ऑफिसर है ना, जिसके बारे में ये पार लिखी जा रही है, जिसके बारे में रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर लिख रहे हैं, वो उसको डिस्क्लोज कर दी जाएगी और 15 दिन का टाइम दिया जाएगा उसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। और वो जो रिप्रेजेंटेशन देगा ना, उसको 30 डेज़ के अंदर अंदर जो अथॉरिटी है वो पूरा स्क्रूटनाइज करेगी, देखेगी क्या रहा, और फिर फाइनली रिजेक्ट कर सकती है जो एडवर्स रिमार्क्स दिए गए थे, एक्सेप्ट या मॉडिफाई कर सकती है अपार को। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई रिप्रेजेंटेशन ठीक है, एक्सेप्ट की जा सकती है, तो 30 दिन के अंदर अंदर ये कार्रवाई कर दी जाएगी। ठीक है, या तो वो रिप्रेजेंटेशन जो दी है एम्प्लॉय ने उसको रिजेक्ट कर दे, या मॉडिफाई भी कर सकती है अपार वगैरह में। ठीक है, वो डिपेंड करता है रिप्रेजेंटेशन जो दी है उससे सेटिस्फाई है या नहीं अथॉरिटीज़। और फिर जो भी डिसीजन होगा वो हम एम्प्लॉय को, कंसर्न एम्प्लॉय जो होगा उसको 15 दिन के अंदर अंदर बता देंगे कि भाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपकी रिप्रेजेंटेशन पे क्या एक्शन लिया है। फिर जो अपार होती है ना, उसके अंदर एक इंटेग्रिटी कॉलम होता है। इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा यानी ईमानदारी से थोड़ा सा वाइडर टर्म हो जाती है सत्यनिष्ठा। तो इस कॉलम में जो हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, वो इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ लिखते हैं। या तो उसकी इंटेग्रिटी बियॉन्ड डाउट है, कोई डाउट ही नहीं है भाई, बड़ा सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। अगर डाउटफुल है तो एक सीक्रेट नोट अटैच करेगा वो। ठीक है, कॉलम में कुछ लिखेगा नहीं है भाई, इंटेग्रिटी वाले में, इंटेग्रिटी कॉलम है ना, उसको खाली छोड़ देगा और सीक्रेट नोट एक बना के अटैच कर देगा। ठीक है, और फिर आगे अपने रिव्यूइंग ऑफिसर के पास भेज देगा। सॉरी, जो मैंने एक चीज़ गलत बोल दी यहाँ पे, कि एक में जो एक कॉलम दिया होगा, ठीक है, उसके अंदर एक में तो ये लिखेगा बियॉन्ड डाउट है। ठीक है, अगर डाउटफुल है तो वो लिख देगा कि भाई एक सीक्रेट नोट है, वो मैंने अटैच कर दिया है, वो आप देख लो। अगर उसने देखा ही नहीं है कैसा काम करता है वो बंदा, कैसा है, तो वो लिख देगा नोट वॉच द ऑफिसर्स फॉर सफिशिएंट टाइम। ठीक है, बट ये चीज़ यहाँ लिख दीजिए। ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपसे एमसीक्यू देके पूछा जा सकता है कि इंटेग्रिटी कॉलम में क्या लिखा जाएगा अगर कोई ऑफिसर इंटेग्रिटी उसकी ठीक है, तो कहेंगे बियॉन्ड डाउट। ऑप्शन में दे देंगे गुड, एक्सीलेंट वगैरह जो भी है, आपको टिक करना है बियॉन्ड डाउट। ठीक है, क्वेश्चन में ये आएगा कि भाई डाउटफुल है तो क्या किया जाएगा, तो लिखा जाएगा सीक्रेट नोट इज़ अटैच्ड। ठीक है, डाउटफुल है तो, अदरवाइज ये हुई है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर एक ये होता है लेटर्स ऑफ एप्रिशिएशन। वैसे तो देखो, लेटर वगैरह देना किसी ऑफिसर को अप्रिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट डिस्करेज करती है। गवर्नमेंट कहती है आप अपार में लिख दो। ठीक है, अलग से लेटर वेटर देने की नीड नहीं है। आप कोई अच्छा काम किया है किसी बंदे ने, तो उसकी अपार में आप लिख दो। ठीक है, तो अदरवाइज जो भी लेटर ऑफ एप्रिशिएशन आते हैं ना, वो कहाँ रखे जाते हैं, अपार डोजियर में। अपार डोजियर आप यूँ समझो कि एक तरह से अपार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना, एक फ़ाइल में एक साथ रखे जाते हैं, उसी को अपार डोजियर आप मान के चलो। ठीक है, तो जो भी लेटर ऑफ एप्रिशिएशन आया है वो अपार डोजियर में लगा दिया जाएगा। ठीक है, सो किन किन टाइप के लेटर्स को, लेटर ऑफ एप्रिशिएशन को रखा जाएगा। एक तो देखो, सेक्रेटरी ने अगर दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने दिया है, ठीक है, एप्रिशिएट किया है, बढ़िया काम किया है किसी एम्प्लॉय ने, तो उसको ये 3 लोग अगर दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती है। सेक्रेटरी पूरे डिपार्टमेंट का हेड होता है, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जैसे एम्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, हेड ऑफ ऑफिस डायरेक्टर होता है। ठीक है, वैसे ही
मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी होता है किसी डिपार्टमेंट का हेड, या किसी कमीशन कमेटी कोई स्पेशल बॉडी ने दिया है, ठीक है, या अगर इंडिविजुअल नॉन ऑफिशियल, इंडिविजुअल ऑफिशियल्स, एचओडी सेक्रेटरी, इनके अलावा इन्होंने अगर अप्रिशिएट किया है जिसमें ये लिखा है कि भाई बियॉन्ड द नॉर्मल कॉल ऑफ ड्यूटी, मतलब ड्यूटी से बढ़ के उसने कुछ काम किया है, ठीक है, तो ही वो अपार डोजियर में जाएगा। सेक्रेटरी या एचओडी ने डायरेक्ट किया हुआ होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा इंडिविजुअल बंदा नॉन ऑफिशियल और वो कहेगा कि हाँ भाई ये बहुत बढ़िया आदमी है, इसके अपार डोजियर में मैं लेटर ऑफ एप्रिशिएशन डाल रहा हूँ। सेक्रेटरी की मुहर होनी चाहिए, सेक्रेटरी ने कहा हो, डायरेक्ट किया हो, ठीक है, तो वो लेटर ऑफ एप्रिशिएशन जो है ना वो माना जाएगा, ठीक है। सो सेक्रेटरी जो कहेगा ना कि भाई इसको अपार डोजियर में डाल दो, ये जो नॉन ऑफिशियल से आया है या कोई इंडिविजुअल और ऑफिशियल है डायरेक्ट सेक्रेटरी के अलावा, मान लो किसी जॉइंट सेक्रेटरी ने तारीफ़ कर दी, या मान लो एसओ कोई सेक्शन ऑफिसर ने तारीफ़ कर दी, ये तो हो गए इंडिविजुअल ऑफिशियल्स। इंडिविजुअल नॉन ऑफिशियल्स यानी बाहर के बंदे, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी बाहर का, उसने लेटर ऑफ एप्रिशिएशन दिया है, तो यहाँ पे सेक्रेटरी की चलेगी। सेक्रेटरी ने कह दिया तो भाई डाल दो अपार डोजियर में, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज स्पेशल बॉडीज़, कमीशंस, जैसे यूपीएससी ने तारीफ़ कर दी हो आपकी, कोई कमेटी बनाई है भारत सरकार ने, उसने आपकी तारीफ़ की हो, ठीक है, तो इन सब केसेस में लेटर ऑफ एप्रिशिएशन रखे जाएंगे आपके अपार डोजियर में। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि आपको लेटर ऑफ एप्रिशिएशन मिल गया है तो आपको प्रमोशन में कोई बहुत ख़ास फ़र्क पड़ जाएगा। आपकी प्रमोशन में बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना है, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाएगा अपार में, ना कि एक दो ये कुछ लेटर ऑफ एप्रिशिएशन आ जाए, ये मायने नहीं रखते हैं बहुत, ठीक है। सो यहीं पे हमारा ये पोर्शन ख़त्म होता है अपार वाला। सर्विस बुक देख लेते हैं हम। जैसे ही फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी होती है तो सारे नॉन गैजेटेड और गैजेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए सर्विस बुक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रखी जाती है। डुप्लीकेट कॉपी होनी चाहिए। पहली कॉपी हेड ऑफ ऑफिस रखेगा और सेकंड कॉपी गवर्नमेंट सर्वेंट को दे दी जाएगी। और जनवरी, ये याद रखना है, हर साल जनवरी में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने ऑफिस को ये कॉपी दे देगा अपडेट कराने के लिए, ठीक है, जो कि 30 डेज़ के अंदर अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट को वापस दे दी जाएगी। और अगर कॉपी गुम हो जाती है तो 500 रुपये का 500 रुपये आप जमा करा के नई कॉपी ले सकते हैं अपने डिपार्टमेंट से, ठीक है। 500 रुपये लगेंगे, एक लक्ष्मीकांत बुक की कीमत यूँ समझो आप, है ना। 500 रुपये दो, सर्विस बुक ले जाओ। जनवरी में आप अपने डिपार्टमेंट को दे दो अपडेट कराने के लिए, डिपार्टमेंट आपको 30 डेज़ में वापस दे देगा, ठीक है। 1 महीने का टाइम लगेगा। सो 2 कॉपीज़ मेंटेन रखनी है, ये याद रखना आपको। और टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी आपकी बुक, आपकी सर्विस बुक, ठीक है। सो सर्विस बुक में लिखा क्या जाएगा, एवरी स्टेप, हर स्टेप लिखा जाएगा। आपने ज्वाइन किया, आपको इंक्रीमेंट्स मिले, आपकी प्रमोशन हुई, आपने छुट्टी ली, एक एक चीज़ आपकी सर्विस बुक में लिखी जाएगी, ठीक है। और हेड ऑफ ऑफिस जो है उसको अटेस्ट करेगा अपने साइन और स्टैंप मार के। वो किसी जो लोअर अथॉरिटी है उसको डेलीगेट भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हेड ऑफ ऑफिस खुद ही ये काम करे। और हेड ऑफ ऑफिस की अगर सर्विस बुक खुद की अगर उसकी है तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी करेगी, सिंपल बात, ठीक है। किसी जूनियर को वो डेलीगेट कर सकती है अटेस्टेशन की पावर, ठीक है। और एक चीज़ और एमसीक्यू वाली बनती है यहाँ पे, जीपीएफ अकाउंट नंबर जो है ना
वो पेज 1 जो है उसके राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे लिखा जाएगा रबड़ स्टैम्प से जीपीएफ नंबर। जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ द्वारा। सो जीपीएफ नंबर है वो यहाँ, ये याद रखना है आपको, टॉप राइट हैंड कॉर्नर। ठीक है, लेफ्ट में नहीं है, राइट में। को याद करने का तरीका यही है कि देखो पहला पेज, देखो इधर तो देखो जो गत्ता है वो होता है, ठीक है। पहला पेज यहाँ तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो ये बीच में ये जो गड्ढा सा होता है, ये बीच में डिवाइडर जो आ गया ये आ जाता है, तो यहाँ तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये दब जाएगा। इधर इस साइड लिखा जाता है राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे जीपीएफ नंबर रबड़ स्टैम्प से। होम टाउन डिक्लेयर करना पड़ता है एलटीसी से, वो भी रखा जाता है। और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो नॉमिनेशन वगैरह किए जाते हैं, कहीं भी इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा डेथ वगैरह के केस में, तो वो भी नॉमिनेशन इसमें पेस्ट करने होते हैं। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ और है कि हर साल जो एम्प्लॉई है उसको सर्विस बुक दिखानी होती है, उसके सिग्नेचर उस पर लेने होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट सर्वेंट को ये भी चेक करना है कि उसकी जो सर्विस है वो वेरीफाई कर दी गई है या नहीं, और वेरीफाई करने के बाद सर्टिफाई कर दी गई है या नहीं। ठीक है, और मान लो कोई बंदा फॉरेन सर्विस पे गया हुआ है यानी डेपुटेशन वगैरह पे गया हुआ है, तो उसके सिग्नेचर लेने से पहले अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, ने नेसेसरी एंट्रीज अगर कर दी है फॉरेन सर्विस से रिलेटेड, तो उसके बाद उसके साइन करवाए जाएंगे। तो अकाउंट ऑफिसर का रोल आ जाता है अगर फॉरेन सर्विस का मामला है। फॉरेन सर्विस यानी डेपुटेशन। और एक चीज़ और कि जो हेड ऑफ ऑफिस है वो ये इंश्योर करेगा कि सारे साइन वगैरह करवा लिए गए हैं, सर्विस बुक सबको दिखा दी गई है, और वो अपनी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को एक सर्टिफिकेट दे के ये बता देगा। ठीक है, हेड ऑफ ऑफिस का काम ये है, सर्टिफिकेट दे के अपनी हायर अथॉरिटी को दे देना ये सर्टिफिकेट कि ये सारे मामले डन कर दिए गए हैं। ये चीज़ें आती है SR 202 में। तो हमारा जो SR है सप्लीमेंट्री रूल्स, उसका पार्ट है सर्विस बुक। ठीक है, ये कुछ बेसिक गाइडलाइन है कि भाई नाम वगैरह लिखना है इंग्लिश हिंदी में आउटर कवर पे। ठीक है, सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जो है ना, इनका मेंशन करना है। होम एड्रेस परमानेंट एलटीसीज़ के लिए ये सब मेंशन करना है ना। इसके अलावा ये सब एंट्रीज़ यहाँ करनी है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉरनून है आफ्टरनून। ठीक है, फिर आगे ये हो गया हमारा एनुअल इंक्रीमेंट्स वगैरह का मेंशन करना है। ठीक है, लीव एंट्रीज़, EOL वगैरह ली है विद MC विदाउट MC, जितनी भी लीव्स वगैरह ली है वो मेंशन करनी है। चाइल्ड केयर लीव अगर ली है वो भी मेंशन करनी है ना। इसके अलावा जो भी मेन इवेंट्स हैं, सस्पेंशन, रिवर्जन, पेनल्टी, कंफर्मेशन, टर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशन, फिक्सेशन ऑफ पे, स्टेपिंग अप ऑफ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, ये आप एक बार देख सकते हैं। और सर्विस बुक की सेफ कस्टडी के लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और उसको एनुअली वेरीफाई और सर्टिफाई भी किया जाता है ताकि कोई सर्विस बुक वगैरह गुम ना हो जाए। ठीक है, इसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। फिर आता है वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस। सर्विस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है पेंशन वगैरह के लिए कि कितनी सर्विस इस बंदे ने की है। ठीक है, सो ये प्रोसीजर जो है एनुअली करना होता है। और किसके साथ किया जाएगा? ये पे बिल्स के द्वारा। अप्रैल में किया जाता है हर साल। ठीक है, और अब कैसे किया जाता है वो देखते हैं। हमारे पास पे बिल्स है। ठीक है, बंदे की जो सैलरीज ऐसे मिलती है ना, तो उसका पे बिल बनता है।
उसको हम मैच करेंगे सर्विस बुक में जो एंट्री की हुई है। ठीक है, अगर ये मैच हो जाती है तो सर्विस वेरीफाई हो जाएगी, अदरवाइज जो एडजस्टमेंट वगैरह करनी है, मान लो पे बिल्स में ईओएल वगैरह जो आपने लिए है, मान लो उसका पैसा कटा हुआ है, बट सर्विस बुक में ईओएल की एंट्री नहीं की हुई। ठीक है, ईओएल हमें पता है ना, इसमें पैसा नहीं मिलता है। मान लो पे बिल्स में तो दिखा रहा है कि भाई ईओएल ली हुई थी तो सैलरी नहीं मिली हुई, बट सर्विस बुक में एंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट अब सर्विस बुक में करना पड़ेगा थोड़ा, और फिर ये फाइनली सारे रिकॉर्ड वगैरह करके वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है, और फिर वेरीफाई करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है ऐसे ही कि सर्टिफाइड दैट सर्विसेज अप टू दिस वेरीफाइड विद पे बिल्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है हमें। और फॉरेन सर्विस के केस में हमें पता है अकाउंट ऑफिसर ये काम करेगा, सर्टिफिकेट वाला। फिर ये जो फाइनल वेरीफाई कर दिया है हमने, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कब दिखाया जाएगा? जब 18 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी ना एम्प्लॉय की, 18 साल या 5 साल रिटायरमेंट से पहले, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, और उसको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, 18 साल इम्पोर्टेंट है यहाँ, और 5 साल बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। और जो बाकी का पीरियड है, मान लो यहाँ से आपने किया 18 साल, यहाँ पूरे हो रहे हैं, यहाँ तक का तो आपने सर्विस वेरीफाई कर दी 18 साल की, और रिटायरमेंट उसकी मान लो यहाँ होनी है, तो ये जो बाकी का पीरियड है ना, इसका भी वेरिफिकेशन कर दिया जाता है पेंशन पेपर्स वगैरह बनाने से पहले। ठीक है, पेंशन पेपर हमने देखा ना, पेंशन का प्रोसेस रिटायरमेंट से 1 साल पहले शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सारी सर्विस वगैरह वेरीफाई कर दी जाएगी, उसके बाद पेंशन का काम शुरू होगा। फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह का देख लेते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर करेगा हर बंदा क्रिश्चियन एरा वाले टाइम पीरियड में, जो हम करते हैं ना 21-2000 इस टाइप से। ठीक है, सो क्रिश्चियन एरा वाले में करेगा। शुक्ल और कृष्ण पक्ष वगैरह वो सब जो होता है ना, सावन भादो, वो सब नहीं करेगा। क्रिश्चियन एरा वाली डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेगा, और उसके लिए मैट्रिकुलेशन या म्यूनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट इसके लिए एविडेंस के रूप में यूज़ किए जाएंगे। और मान लो कोई ऐसा प्रूफ अवेलेबल नहीं है, और वो सिर्फ बता पाता है कि मैं किस साल में जन्मा था, तो डेट नहीं बता पाता है, तो डेट और मंथ के लिए हम 1 जुलाई एज्यूम करेंगे। ठीक है, बीच का एकदम। और मंथ और ईयर बता देता है तो हम 16 तारीख एज्यूम करनी है अगर हमें, तो 16 को एज्यूम करेंगे। ये भी बीच में आ रहा है एकदम, 30 का महीना होता है ना, तो 16 एज्यूम करेंगे। और अदरवाइज 1 जुलाई एज्यूम करेंगे अगर हमें मंथ और डेट दोनों एज्यूम करनी है तो। और वो सिर्फ अप्रोक्सीमेट उम्र बता पाता है अपनी। ठीक है, तो जो भी होगा वो घटा दिया जाएगा। मान लो उसने 20 साल बताई है, तो अब 2025 चल रहा है, तो उसमें से 20 घटा दो। ठीक है, और 1 जुलाई हमने देख ही लिया, ये माना जाएगा। ठीक है, और सब्सिक्वेंट चेंज अगर करवाने हैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की प्रायर परमिशन से ही करवाए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं करवाया जा सकता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रायर ऑर्डर देगा तो ही करवाया जा सकता है। कैसे करवाया जा सकता है वो हम देखते हैं। रिक्वेस्ट करेगा एम्प्लॉई। ठीक है, कितने 5 साल के अंदर अंदर सर्विस यहाँ शुरू की, 5 साल यहाँ हुए, इस बीच में वो बोल सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। और ये पता क्लियरली दिखना चाहिए कि जेन्युइन मिस्टेक हुई है। मान लो किसी बंदे की उम्र 40 लिख दी गई है, वो 20 का ही, तो दिख रहा है ना साफ साफ कि जेन्युइन बोनाफाइड मिस्टेक है ये। और जो भी फाइनल डेट ऑफ बर्थ आएगी ना, वो उसको इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं करेगी। किसी भी पुराने स्कूल, यूनिवर्सिटी, रेट्रोस्पेक्टिव उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा मतलब। ठीक है, ये बात याद रखनी है। जेन्युइन मिस्टेक दिखनी चाहिए,
5 साल के अंदर अंदर वो अल्टर करवा सकता है। अच्छा, नाम वगैरह अगर चेंज करवाना है तो उसको पहले तो एक डीड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। डीड एक तरह का बॉन्ड होता है, ठीक है। वो एग्जीक्यूट करके फिर वो लोकल न्यूज़पेपर में छपवाएगा कि नाम चेंज किया है, और गजट ऑफ इंडिया में भी पब्लिश करवाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें वो कर देता है तो उसका चेंज ऑफ नेम सर्विस रिकॉर्ड्स में एंटर कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी महिला की शादी हो जाती है और फिर वो अपना सरनेम चेंज करवाना चाहती है तो उस केस में कोई भी डीड की नीड नहीं है, ठीक है। उसको बस अपनी शादी की इंटीमेशन देनी है कि मेरी शादी हो गई है, हस्बैंड वगैरह की डिटेल देनी है, ठीक है, और फिर उसकी सर्विस बुक में चेंजेस हो जाते हैं। बस एक लेटर लिख के देना है कि भाई मेरा ये हुआ है, कर दो, चेंज हो जाएगा। और अगर डिवोर्स वगैरह हो जाता है तो फिर रिवर्जन भी हो जाता है, ठीक है। वो भी सेम प्रोसेस है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे पहले डीड साइन कराओ, गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश करवाओ, अखबार में पब्लिश करवाओ, ये 3 चीज़ें फुलफ़िल करो और नाम चेंज करवा लो, ख़त्म बात। और डेट ऑफ बर्थ चेंज के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। 5 साल के अंदर अंदर रिक्वेस्ट करेगा, जेन्युइननेस दिखनी चाहिए उसमें कि वाकई में कुछ गलती हुई है, और पुरानी जो भी उसने किया है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह कराए, उसके लिए उसको इनएलिजिबल नहीं माना जाएगा। कहीं बोलो कि आप इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप इनएलिजिबल हो रहे हो तो आपको निकाल देंगे हम अब, ठीक है। तो वो नहीं अलाउड होगा। एक बार सर्विस में आ गया तो आ गया, 5 साल बेनिफिट, ठीक है, याद रहेगा। सो इसी के साथ हमारा सर्विस बुक भी ख़त्म होता है, पूरा हमने कर दिया है सर्विस बुक। सो इसके साथ हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट होती है सर्विस बुक और अपार से रिलेटेड। ये लास्ट वीडियो थी। इसके बाद एक वीडियो और आ जाएगी, देखो, जॉइनिंग टाइम, छोटा सा टॉपिक है, 7वां पार्ट मान लो इसको आप, FRSR का, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, बस एकोमोडेशन बचेगा। वो देखो मैं नहीं करवा पाऊँगा, और ना ही वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ये करवाने वाला नहीं हूँ। आप अपने लेवल पे अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है और बहुत बड़ा भी है। फॉरेन सर्विस डेपुटेशन मैंने करवा दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और ये 7 के 7 पार्ट इसी एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी हमने 12-13 वीडियोज़ और डाल दी हैं, तो ये सारा मिला के पूरा कोर्स यूँ समझो आप 20 घंटे से कम का है, ठीक है। और 20 घंटे कुछ भी नहीं होते, आप डेली सारी वीडियोस देख सकते हो। एक बार पेपर से पहले 15 बार आप देख सकते हो इन चीज़ों को, 15 से 20 बार। और अगर आपने 15 से 20 बार देख लिया तो आप सोचो आप किस लेवल पे पहुंच जाओगे, मुंह ज़बानी याद हो जाएंगी आपकी सारी चीज़ें। सो इसी के साथ रैप अप करते हैं और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो हैव ए गुड डे and good night.